अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का यूनिट नंबर 3। एक पोएम है द सॉलिटरी पर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा का पोएम डिस्कस करके दिया था, इसको ट्रांसलेट किया था, इसका जो मेन आइडिया था, थीम था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज जो है ना हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो पोइट होता है वो किसी अ, ऐसी चीज़ को जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, कोई बंदा होता है, गॉड होता है या कोई, उसको वो एड्रेस कर रहा होता है, या रीडर होता है जो सुनने वाला होता है, उसको वो मुखातिब होकर कुछ कहते हैं। ठीक है। इस पोएम में अगर हम देखते हैं तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, पहले पहले लाइन में वो रीडर से मुखातिब होकर कहते हैं, रीडर्स को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहां से जो गुजरने वाले हैं, उस खेत में से जो गुजरने वाले हैं, उनको वो एड्रेस करते हैं, उनसे मुखातिब होकर कहते हैं। ठीक है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस। ठीक है। तो इस लाइन में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रीडर से मुखातिब होकर कहते हैं या वहां से गुजरने वालों से कि बिहोल्ड हर, देखो, सिंगल इन द फील्ड, अकेली है वो खेत में, योन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, यानी वो हाईलैंड की पहाड़ियों की लड़की। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया गया है वो इस लाइन में है। यहाँ पे फिर से शायर रीडर से मुखातिब होकर कहते हैं, और लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ठीक है। तो इन दो लाइनों में जो एपोस्ट्रोफी है उसका इस्तेमाल किया गया है पोइट की तरफ से। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं एक ही लाइन के अंदर करीब वाले अल्फाज के शुरू में आ जाते हैं। ठीक है। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल इस लाइन में अगर हम देखते हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, तो इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। देखें, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, ये एक ही वर्स है पोएम का, एक ही लाइन है। इसमें साइलेंस में एस जो है, उसके बाद दो वर्ड्स के बाद एक और वर्ड आ रहा है सीज, सीज में एस का साउंड। तो नियर बाई वर्ड्स में के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ये टेक्निक क्या है, एलिट्रेशन है। दूसरा एग्जांपल, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पी का साउंड जो है वो शुरू में रिपीट हो रहा है नियर बाई वर्ड्स में। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है मेटाफर है। तो इस पोएम में जो है ना दो ऑब्वियस मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उस लड़की का जो गीत है उसको वो नाइटिंगेल के गीत के साथ कंपेयर करते हैं और फिर कुकू बर्ड के गीत के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों बार उसने मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल, पहले हम देखते हैं नाइटिंगेल के साथ उसने कंपेयर किया है। वो कहते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स। ठीक है। यहाँ पे उसने नाइटिंगेल के साउंड को, गीत को कंपेयर किया है उस लड़के के गीत के साथ, और वो कहता है कि उस लड़की का जो गीत है वो उस नाइटिंगेल की गीत से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर दूसरी एग्जांपल में जो है ना वो कुकू बर्ड का जो सॉन्ग होता है उसको कंपेयर करते हैं उस लड़की के सॉन्ग के साथ। वो कहते हैं कि वो लड़की कुकू बर्ड के सॉन्ग से भी ज़्यादा प्यारी गा रही है। ठीक है। तो दोनों जगह पे यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि दोनों मेटाफर्स में, देखिए, मेटाफर में आप एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। तो यहाँ पे शायर ने उस लड़की का जो हाईलैंड लॉस की जो स्कॉटलैंड की जो लड़की थी उसकी जो सॉन्ग गा रही थी वो, उसको कंपेयर किया है नाइटिंगेल के साथ और फिर कुकू बर्ड के साथ विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है। ये दोनों मेटाफर्स हैं। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच जो है हाइपरबली। हाइपरबली जो है, अगर हम देखते हैं तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिए हैं दो मेटाफर्स की, इन ही दो मेटाफर्स में आप, इन्हीं दो लाइनों में आपको जो है ना हाइपरबली भी नजर आ रही है। देखें, पहले वो कहते हैं, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू द वेरी बैंड्स। यहाँ पे उसने क्या किया है, उस लड़की के गीत को बड़ा चढ़ा कर बयान किया है कि उसका जो गीत है वो नाइटिंगेल से भी ज़्यादा खूबसूरत है।
और दूसरे एग्जाम्पल में भी उसने बड़ा चढ़ा कर बयान किया है। उसने कहा है कि जो लड़की का गीत है वो कुकू बर्ड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, यानी बड़ा चढ़ा कर उसने बयान किया है। ओनली टू शो द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, टू शो द अप्रिशिएशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हाइपरबली की। अच्छा, एक और जो एग्जांपल है हाइपरबली की, जब शायर कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि पूरी जो वादी है, वेल प्रोफाउंड कहते हैं, यानी वो जो वादी है, जिस वादी में वो लड़की जो है ना गंदम काट रही थी, कि उस पूरी वादी जो है वो उसके गीत से गूंज रही है। अब देखें, ये जो है ना, यहाँ पे भी उसने उसके गीत को बड़ा चढ़ा कर बयान किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइपरबली का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा जो फिगर ऑफ स्पीच है, सबसे इंपॉर्टेंट, इमेजरी, ठीक है। इमेजरी का इस्तेमाल शायर ने किया है पहले दो लाइनों में। अगर आप देखते हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड डॉग्स, यानी यहाँ पे शायर कहता है कि देखो उस अकेली लड़की को, जो अकेली जो है ना वो क्या कर रही है, फसल काट रही है, स्कॉटलैंड की वो लड़की। इन दो लाइन्स को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है, ठीक है। विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इमेजरी का। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी कि मैंने उसको देखा कि वो काम कर रही थी और जो है ना उसने हाथ में जो है ना सिकल शेप का वो जिससे वो औजार जो होते हैं जिससे वो गंदम काटते हैं वो पकड़ा हुआ था और वो झुकी हुई थी। यानी आपके जहन में एक तस्वीर बन जाता है एक ऐसी लड़की की जो गंदम काटती है बैंड होके, जिस तरह आपने देखा होगा गंदम की फसलें जब काटी जाती हैं तो वो किस तरह तैरते हैं। तो इस किस्म की जो है ना आप इमेजरी जो होती है उसको हम कहते हैं विजुअल इमेजरी, जिससे आपके जहन में तस्वीर बन जाती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं पांचवें और छठे लाइन में, इस पोएम का जो पांचवा और छठा लाइन है उसमें भी इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। सातवें आठवें लाइन में भी, और 13, 14, 15 एंड 16 लाइन में भी इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो थे ना डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच थे जिनको आपने याद रखना है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो है ना इस फॉर्म के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज में जो है ना पेज नंबर 31 पे एक क्वेश्चन नंबर बी मौजूद है। इसको जरा देखते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे ब्रैकेट में इसके आगे वर्ब्स लगे हैं। इन वर्ब्स को जो है ना आपने करेक्ट उसमें फिल करना है, यानी एक प्रॉपर टेंस में इसको क्या करना है, आपने टेंस बना के फिल करना है। पहला ब्लैंक है, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर ओवर एंड ओवर। ये एक परफेक्ट टेंस है, तो वेट से क्या बनेगा, योर फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ओवर एंड ओवर, ठीक है। यानी आपके दोस्त तकरीबन 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है, इट इज नॉट वर्थ डैश सो मच मनी फॉर दिस कॉन्सर्ट। ब्रैकेट में लिखा है पे। देखें, जहां पे भी वर्थ आ जाए, वर्थ के बाद आप हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, इट इज नॉट वर्थ पेइंग फॉर सो मच मनी फॉर दिस कॉन्सर्ट, ठीक है। तीसरा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो है ना अभी जो लेक्चरर्स के एग्जाम हुए थे उनमें भी सवाल आए थे तकरीबन हर एक के टेस्ट में। जितने भी इंग्लिश के पोर्शन थे, स्पेशली जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एमओडी वाला पेपर था, इंस्पेक्टर वाला पेपर था, इंग्लिश लेक्चरर का जो पेपर था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें ये वाला जो वो था एमसीक्यूज आया था। इस तरह से एमसीक्यूज वो आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश, आगे लिखा है लीव। देखें, आप हमेशा याद रखें, जब भी पहला टेंस आपका पास्ट में हो तो दूसरा जो टेंस होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। इसका उर्दू मीनिंग जब आप करते हैं, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ठीक है। तो दूसरी जगह पर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, वो सिंपल लिख देते हैं द ट्रेन लेफ्ट, सिंपल पास्ट, जो कि उर्दू मीनिंग अगर आप उसकी ट्रांसलेट करते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है। चौथा है हमारे पास, आई डैश द बादशाही मॉस्ट लास्ट मंथ, आगे लिखा है विजिटेड, विजिट लिखा है, तो लास्ट मंथ इससे मुराद है सिंपल पास्ट टेंस है, आई विजिटेड द बादशाही मॉस्ट लास्ट मंथ, ओके। पांचवा है, द क्रिमिनल डैश द विक्टिम विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, अटैक लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस है अटैक्ड,
द क्रिमिनल अटैक्ड द विक्टिम विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हिज कंपनी इज ग्रेटली डैश आफ्टर। यहाँ पे लिखा है सीक, तो ये इससे आप बनाओगे सॉट। सीक का जो है ना पास्ट पार्टिसिपल क्या है, सॉट। हिज कंपनी इज ग्रेटली सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, ठीक है, ये जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिज करेज डैश हिम। ओके, यहाँ पे फॉरसेक लिखा है तो इसको नेगेटिव बना दो, हिज करेज डिड नॉट फॉरसेक हिम, ठीक है। ओके, आठवां है हमारे पास द टेरिफाइड पीपल डैश द टू द माउंटेन्स, ठीक है। फ्ली लिखा है यहाँ पे, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो फ्लड बन जाएगा, ठीक है। द टेरिफाइड पीपल फ्लड टू द माउंटेन्स। नेक्स्ट है द पुलिस डैश नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट्स। यहाँ पे आगे लिखा है लीव, ये एक इडियम है, तो यहाँ पे आप क्या क्या बनाएंगे, लीव की सेकंड फॉर्म लगा दें लेफ्ट। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट्स, यानी लेफ्ट या लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी पूरी कोशिश करना। ओके, ये वाला इडियम जो है ना, ये भी इंग्लिश लेक्चरर या एमओडी के जो पेपर हुए थे उसमें एक में आया था, मेरी नज़र से गुजरा था ये, मैंने कहीं पे देखा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। 10वां है हमारे पास द रोबर डैश हिम अ ब्लो ऑन द हेड। स्ट्राइक लिखा है तो इसकी सेकंड फॉर्म लगा दें स्ट्रक। द रोबर स्ट्रक हिम अ ब्लो ऑन द हेड। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।